एंड वेलकम टू केटी एकेडमी। मेरा नाम है तेजवीर और आज के इस वीडियो में आप सभी को क्लास 11th के चैप्टर 7 जिसका नाम है फेडरलिज्म संघवाद सिखाने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। आइए आज बात करते हैं फेडरलिज्म कहते किसे हैं, संघवाद कैसे किसे। तो बात करें व्हाट इज फेडरलिज्म या संघवाद होता क्या है, तो बता दूं संघवाद फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट where power is divided between central authority and the regional government. Both level of government share responsibilities and they have their own laws. इसका मतलब क्या है कि फेडरलिज्म वो होता है जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं और जो ये व्यवस्था बनती है, जो ये सिस्टम बनता है, इसी को फेडरलिज्म या संघवाद कहते हैं। जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या फिर रीजनल गवर्नमेंट जो है वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं या मिलजुल कर काम करते हैं, उसी को इंग्लिश में हम फेडरलिज्म कहते हैं। बात करें इसमें एक कॉन्सेप्ट है सिंगल एंड ड्यूअल सिटीजनशिप। नागरिकता होता है या फिर सिटीजनशिप होता है किसी भी देश की सदस्यता। अगर हम किसी भी देश के मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में हम सिटीजनशिप बोलते हैं। बात करें एक होता है सिंगल सिटीजनशिप जिसे बोलते हैं एकल नागरिकता। इसमें क्या होता है कि कुछ देश जैसे इंडिया, इन्होंने क्या बता रखा है अपने संविधान में कि इन देशों का कोई भी व्यक्ति अगर इन देशों की सिटीजनशिप लेगा या फिर सदस्यता लेगा तो वो दूसरे देश का सदस्यता उससे समाप्त करनी पड़ेगी, या जो मेंबरशिप है या सिटीजनशिप है दूसरे कंट्री की वो उसे फिनिश करनी पड़ेगी या रिवोक करनी पड़ेगी। वेरस ड्यूअल सिटीजनशिप जिसे बोलते हैं दोहरी नागरिकता, इसमें क्या होता है कि कंट्रीज लाइक अमेरिका, इन्होंने बताया है अपने संविधान में कि कोई भी व्यक्ति उनके देश की सदस्यता लेना चाहता है या सिटीजन बनना चाहता है तो ये नेसेसरी नहीं है कि दूसरे देश की जो सिटीजनशिप है उन्हें रिवोक करनी पड़े। वो दो देश के नागरिक हो सकते हैं, दो देश के सिटीजन हो सकते हैं। वेरस इंडिया ने इसे मना किया हुआ है। बात करें दोहरी पहचान, इंडिया में याद रखना हमें ड्यूअल आइडेंटिटी देखने को मिलती है, दोहरी पहचान देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या है कि हर एक व्यक्ति जो इंडिया में रहता है, इंडिया का सिटीजन है, भारत का नागरिक है, वो उसके पास हमेशा दो पहचान मिलेगी। जैसे कि सपोज करो एक्स पर्सन गुजरात में रहता है तो उसके पास दो आइडेंटिटी कौन सी हो गई, एक तो वो गुजराती है, दूसरा वो इंडियन है या भारतीय। तो याद रखना ये होती है ड्यूअल आइडेंटिटी या दोहरी पहचान। नेक्स्ट बात करें फेडरेशन और यूनियन में डिफरेंस क्या होता है। फेडरेशन होता है कि जब जो एरियाज होते हैं, रीजन्स होते हैं, वो किसी अग्रीमेंट के थ्रू मर्ज होते हैं या जुड़ते हैं, उसे बोलते हैं फेडरेशन। लाइक यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक फेडरेशन है जिसमें बहुत सारे जो रीजन्स थे, प्रोविंस थे, वो एक अग्रीमेंट के थ्रू कनेक्ट हुए हैं या फिर मर्ज हुए हैं। और याद रखना ये क्या हो सकते हैं फ्यूचर में, अगर इनकी चॉइस हुई तो ये ब्रेक भी हो सकते हैं। वेरएस यूनियन की बात करें, इसमें क्या होता है जब बहुत सारे रीजन्स होते हैं, बहुत सारे प्रोविंस होते हैं, ये किसी नेगोशिएशन के थ्रू जुड़ जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, उसे बोलते हैं यूनियन या फिर संघ। बात करें हमारे संविधान का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 1 अनुच्छेद प्रथम या पहला अनुच्छेद क्या बोलता है कि इंडिया शेल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत राज्यों का संघ होगा। याद रखना इंडिया जो है, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था 1947 के टाइम पे हमारे यहाँ बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, रजवाड़े जिन्हें बोलते हैं। तो क्या हुआ कि हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जिसे बोलते हैं, डिप्टी प्रधानमंत्री, जिनका नाम था वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो क्या हुआ उन्होंने बहुत सारे रजवाड़ों को भारत में विलय करवाया। तो तभी से क्या हुआ कि एक अग्रीमेंट बना था जिसके तहत हमारे संविधान में आर्टिकल 1 जोड़ा गया, जिससे बोला भारत जो है राज्यों का संघ होगा। भारत में जितने भी जो राज्य बने हैं वो सारे अपनी सहमति से आए हैं, ना कि किसी अग्रीमेंट के थ्रू। ये था आर्टिकल 1। अगला बात करें डिवीजन ऑफ पावर जिसे बोलते हैं शक्तियों का बंटवारा। तो याद रखना कि क्या हुआ कि कोई भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, एक दूसरे के कार्यों में दखलंदाजी ना दे, इसलिए क्या हुआ संविधान में इनके काम को स्पेसिफाई कर दिया गया है, बांट दिया गया है। तो जो काम बांटे गए हैं उनके लिए अलग अलग सूचियां बना दी गई है, लिस्ट बना दी गई है, जिनका नाम इस प्रकार है। सेंट्रल लिस्ट जिसे बोलते संघ सूची, स्टेट लिस्ट जिसे बोलते राज्य सूची, कंकरेंट लिस्ट जिसे बोलते समवर्ती सूची, और लास्ट रेजिडुअल पावर जिसे बोलते अवशिष्ट शक्तियां। तो इससे पहले बता दूं कि अगर आपको इस वाले टॉपिक को डिटेल में देखना है तो इसकी एक पर्सनल वीडियो बना रखी है, वहां पे आप चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में जाना, पॉलिटी वाले प्लेलिस्ट में इसकी एक सेपरेट वीडियो है, वहां पे आप इसको डिटेल में जान सकते हो।
आगे बात करें सेंट्रल लिस्ट में, संघ सूची में, इसमें वो विषय आते हैं जिसपे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। एग्जाम्पल डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा है स्टेट लिस्ट जिसे बोलते हैं राज्य सूची। इसमें क्या होता है, इनमें वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का हक होता है और स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है, जैसे कि जेल, पुलिस, वाइन पॉलिसी एक्सेट्रा। बात करें कंकरेंट लिस्ट जिसे बोलते हैं समवर्ती सूची, याद रखना इनमें वो टॉपिक्स आते हैं जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल फॉरेस्ट और बहुत और भी एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और याद रखना कॉन्करेंट लिस्ट जिसे बोलते हैं समवर्ती सूची, इसमें क्या होता है, अगर दोनों सरकारों के बीच में विवाद होता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में विवाद होता है, तो इसमें डिसीजंस जो है केंद्र सरकार के बाइंडिंग होंगे, केंद्र सरकार के माने जाएंगे। और लास्ट बात करें रेजिडुअल पावर, ये बाद में आया था जब संविधान बन गया था, इसे बोलते हैं अविशिष्ट शक्तियां। तो कुछ विषय ऐसे आए जब संविधान बन गया उसके बाद अराइज हुए, इसलिए क्या हुआ, इन विषयों को किसके हाथ में दे दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया गया। बोला गया कि इन पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। फॉर एन एग्जांपल साइबर लॉज, साइबर कानून जिन्हें कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन की, केंद्र और राज्य के जो संबंध है उनके बारे में बात करते हैं कि इनके संबंध कैसे रहे हैं और अब तक कैसे चल रहे हैं। पहला बात करें, इसको हमने 3 फेज में बांट रखा है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज। फर्स्ट फेज याद रखना 1950 से 1960 के टाइम का था। इसमें क्या था कि सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे सेम पार्टी थी वो रूल कर रही थी। फॉर एन एग्जांपल कि उस समय सेंट्रल लेवल पे कांग्रेस और स्टेट लेवल पे भी कांग्रेस थी। इसके कारण क्या था कि भाई स्टेट लेवल को कोई भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट थी या फिर कोई भी अदर रिक्वायरमेंट थी तो वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सप्लाई करती थी, क्योंकि सिमिलर पार्टी है तो ये नहीं चाहते थे कि इनकी पार्टी को कोई भी परेशानी हो। वेरेस बात करें सेकंड फेज की जो 1965 के आसपास आता है, उसमें क्या हुआ कि फॉर एन एग्जांपल सेंट्रल लेवल पे कांग्रेस थी और स्टेट लेवल पे बीजेपी। ये एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, एक्चुअल में ये डेटा नहीं था। फॉर एन एग्जांपल कि सेंट्रल लेवल पे कांग्रेस और स्टेट लेवल पे बीजेपी। अब क्या हुआ, बीजेपी को कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट या फिर कोई अदर रिक्वायरमेंट की जरूरत थी, उन्होंने डिमांड करी सेंट्रल गवर्नमेंट से, बेसिकली कांग्रेस से। अब कांग्रेस पार्टी वाले जो थे वो नहीं चाहते थे कि भाई बीजेपी जो है स्टेट पे दोबारा जीते, तो इसलिए क्या किया, इन्होंने जो सप्लाई थी वो कम कर दी थी। इसी चक्कर में क्या होता है कि भाई जो इस वाले फेज में, पहले वाले फेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो इसलिए जो ये सेशन था या फिर जो एरा थी ये पीसफुल एरा थी। फिर इसमें याद रखना इसमें थोड़ा सा ऑपोजिशन फेस किया गया। और थर्ड फेज में क्या होता है, 1990s के आसपास कोलिजन एरा शुरू हो गया था, गठबंधन की सरकारें बनना शुरू हो गई थी, क्योंकि किसी को भी क्लियर कट मेजोरिटी नहीं मिल पा रही थी। इसी चक्कर में क्या होता है कि बहुत सारी पार्टीज ने आके कोलिजन किया, और जैसे सपोज करो कांग्रेस और बीजेपी ने कोलिजन बनाया, गठबंधन बनाया, एक स्टेट में कांग्रेस और दूसरी स्टेट में बीजेपी। अब मान लो कांग्रेस को कोई रिक्वायरमेंट है तो वो अगर अपने कोलिजन से मांग करेगी तो इसमें कांग्रेस भी, तो कांग्रेस अपने पार्टी को सप्लाई करने की कोशिश करेगी। वेरेज दूसरे स्टेट से बीजेपी जो है, बीजेपी को कोई रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट या अदर रिक्वायरमेंट, वो अगर कोलिजन वाली गवर्नमेंट से मांग करेगी तो उसमें कोलिजन में बीजेपी भी है, तो वो बीजेपी जो है अपनी जो अलायंस है, अपनी जो सिमिलर पार्टी है उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में हेल्प करेगी। तो जो थर्ड एरा आया, कोलिजन एरा इसे बोलते हैं, थर्ड फेज में, ये भी एक पीसफुल एरा के रूप में कन्वर्ट हो गया। जो प्रॉब्लम आई थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी हमें सेकंड फेज में, जिसमें सेंट्रल लेवल पे कोई दूसरी पार्टी थी और स्टेट लेवल पे कोई दूसरी पार्टी थी। बात करें डिमांड ऑफ ऑटोनॉमी जिसे बोलते हैं स्वायत्तता की मांग। इसमें क्या हुआ, बहुत सारे राज्यों ने देखा कि उनकी जो पावर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिमिट कर दी हैं, सीमा लगा दी है, इसलिए हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे कुछ पावर्स की डिमांड करेंगे, उसे बोलते हैं ऑटोनॉमी या स्वायत्तता। इसमें कौन कौन सी चीजों की मांग करी, पहला था कि स्टेट शुड बी गिवन इंपॉर्टेंट राइट्स, कि राज्यों को महत्वपूर्ण अधिकार दिए जाए जिन पे वो फैसले ले सके। सेकंड है स्टेट शुड हैव इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम, जिसे बोलते हैं फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, वित्तीय स्वायत्तता बोलते हैं इसे। इसमें क्या बोला कि राज्य सरकारों के पास कुछ आय के स्वतंत्र साधन होने चाहिए जिसके कारण वे क्या कर सके, किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सके। तीसरा है स्टेट शुड हैव कंट्रोल ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, कि जो राज्य हैं उनका जो प्रशासनिक दौर है उस पर कंट्रोल होना चाहिए,
बिकॉज जो प्रशासनिक डोर है, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, वो अपना जो रूल है या फिर वो गवर्न कहाँ पे करते हैं, स्टेट में, लेकिन उन्हें कंट्रोल कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट की ये डिमांड थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये नहीं पता होता जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं ये अच्छे से काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, तो इसलिए राज्यों ने बोला कि इसकी जो पावर है वो हमारे हाथ में दे दी जाए, जिससे कि हम इसे इजीली कंट्रोल कर पाए। लास्ट है इसका ऑटोनॉमी रिलेटेड टू कल्चर एंड लैंग्वेज। इसमें बोला कि भाई कल्चर से रिलेटेड और लैंग्वेज से रिलेटेड भी हमें ऑटोनॉमी दी जाए, हम खुद डिसाइड कर पाएं कि हमारे स्टेट का कल्चर कौन सा होगा, हमारे स्टेट की लैंग्वेज कौन सी होगी। तो ये 4 डिमांड्स थी जो कि राज्यों ने केंद्र सरकार के प्रति रखी। नेक्स्ट बात करें गवर्नर ऑफ स्टेट्स, जिसे बोलते हैं राज्यों के राज्यपाल। ये आर्टिकल 153 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि हर एक राज्य के पास एक राज्यपाल होगा या फिर गवर्नर होंगे। इसमें क्या बोला कि जैसे एक सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट होते हैं, सिमिलर पावर स्टेट लेवल पे गवर्नर को दी जाएगी। जैसे किसी जब पूरे देश के लिए जब कानून बनता है तो वो एसेंट के लिए, हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है, वैसे अगर स्टेट में, राज्य में कोई भी कानून बनेगा तो वो साइन के लिए किसके पास जाएगा, गवर्नर के पास, राज्य के पास, राज्यपाल के पास। ये था गवर्नर ऑफ स्टेट। आगे बात करें गवर्नर के थोड़े से बेसिक फैक्ट्स बता देता हूँ कि गवर्नर कौन कौन बन सकता है। पहली चीज, सिटीजन ऑफ इंडिया इज नेसेसरी, कि भारत का नागरिक होना जरूरी है। दूसरा, एज मोर देन 35 ईयर्स, 35 साल से बड़े होने चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर राज्यपाल बनना चाहता है तो 35 प्लस एज होनी चाहिए। तीसरी चीज, टेन्योर की बात करें तो याद रखना इनका अपॉइंटमेंट जो है हमारे राष्ट्रपति, जिसे बोलते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, करते हैं, और जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहते हैं, टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये गवर्नर रह सकते हैं। अब सपोज करो क्या होता है, किसी भी राज्य में एक जो मुख्यमंत्री हैं वो मिस गवर्नेंस करते हैं, या फिर जो राज करने में या फिर एक तरीके से गवर्न करने में, शासन करने में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, जिसके कारण सिटी में या फिर जो स्टेट है उसमें केओस मच जाता है। तो क्या होगा, राज्यपाल जो है, गवर्नर जो है कंसर्न स्टेट के, एक लेटर लिखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट को, जिसमें बताएंगे कि इस स्टेट का जो गवर्नेंस है सही से चल नहीं रहा है, ठीक ठाक नहीं है। फिर क्या होगा, प्रेसिडेंट उस पे साइन करके उस कंसर्न स्टेट पे, जो पर्टिकुलर स्टेट है, उस पे एक रूल लगा देंगे, जिसे बोलते हैं प्रेसिडेंट्स रूल या फिर राष्ट्रपति शासन। कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत। इसमें क्या होगा कि राष्ट्रपति या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट पे कुछ लिमिटेड पीरियड तक राज करेगी या फिर शासन करेगी। बात करें मिनिमम जो प्रेसिडेंट्स रूल 6 मंथ के लिए लगाया जा सकता है और मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए, और इनके बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फ्रेश सिलेक्शन करवाएं और उस स्टेट का न्यू चीफ मिनिस्टर इलेक्ट। अब बात करते हैं सरकारिया कमीशन, जिसे बोलते हैं सरकारिया आयोग। जो मेन पर्पस था इसका, इसमें बहुत सारी बातें कही गई थी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात इस चैप्टर से रिलेटेड है, इसमें बात की गई थी जो गवर्नर हैं उनका अपॉइंटमेंट जो होना चाहिए वो कंपलसरी होना चाहिए। इसमें बात करी गई कि कंपलसरी प्लस फेयर होना चाहिए, ठीक है। इसकी बात की गई सरकारिया कमीशन में। याद रखना 1 मार्कर आता है कि सरकारिया आयोग जो था, सरकारिया कमीशन आया कब था, 1983 में आया था, 1983 में बना था, प्लस 1988 में इसने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी। याद रखना इस जो आयोग था, इस आयोग का नाम सरकारिया आयोग क्यों रखा, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जस्टिस थे, पूर्व न्यायाधीश थे, जिनका नाम था JS सरकारिया, उनके नाम पे सरकारिया आयोग नाम पड़ा। और ये बनाया किसने थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस आयोग का गठन किया था। बात करें डिमांड फॉर न्यू स्टेट्स, क्या होता है, फिर आज़ादी के बाद, आज़ादी के कुछ सालों बाद क्या होता है, अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट कार्व करने की बात करते हैं कि हमें इस भाषा के आधार पर ये वाला राज्य चाहिए, हमें इस भाषा के आधार पर ये राज्य चाहिए। इसी चक्कर में क्या होता है, गवर्नमेंट प्रेशर में आके एक कमीशन बनाती है जिसका नाम रखते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन या फिर राज्य पुनर्गठन आयोग। याद रखना 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनती है, जिसे फैजल अली आयोग भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इनको लीड किसने किया था, फैजल अली ने। बात करें इससे, ये 1953 में आयोग बनती है और 1956 में इसकी रिपोर्ट आती है अगले 3 साल बाद, और उसमें ये मेंशन होता है जिसके लैंग्वेज के बेसिस पे ये 14 स्टेट को कार्व करते हैं और 6 यूटीज को कार्व करते हैं। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। याद रखना ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो सरकारी ये राज्य पुनर्गठन आयोग आया था 1953 में, इसकी रिपोर्ट कब आई थी, 1956, वेरी इंपॉर्टेंट।
लास्ट बात करें इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट जिसे बोलते हैं अंतरराज्यीय विवाद, जब आपस में दो राज्य के बीच में बहस हो जाती है, उसे बोलते हैं झगड़े हो जाते हैं, उसे बोलते हैं इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट या फिर अंतरराज्यीय विवाद। अब दो राज्यों के बीच में किन किन मुद्दों को लेकर बहस हो सकती है? पहला है बाउंड्री को लेके जिसे बोलते हैं सीमा को लेके, प्लस दूसरा है वाटर जिसे बोलते हैं पानी को लेकर। बात करें जो बाउंड्री को लेकर, सीमा को लेकर, कौन कौन से एग्जाम्पल है, जैसे अभी रिसेंट का एग्जाम्पल अपना पंजाब और हरियाणा, जिसमें पंजाब डिमांड करता है कि चंडीगढ़ हमारे एरिया में आता है, हमारे ज्यूरिसडिक्शन में आता है, वेरेज हरियाणा डिमांड करता है कि चंडीगढ़ हमारे ज्यूरिसडिक्शन में दिया जाए। और वाटर की बात करें, वाटर में आ गए जैसे तमिलनाडु और कर्नाटक जो है, तमिलनाडु और कर्नाटका जो है वो कावेरी वाटर को लेके लड़ाई करते हैं, ये कन्फ्लिक्ट करते हैं। एक और एग्जांपल हो जाएगा जैसे गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र जो हैं, ये तीन स्टेट्स नर्मदा वाटर को लेके कॉन्फ्लिक्ट अराइज करते हैं। लिए अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस व्हिच मेक्स सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग, संवैधानिक प्रावधान जो केंद्र सरकार को मजबूत बनाते हैं या फिर दिखाते हैं कि जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार से मजबूत है। पहला बात करें इसमें कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट ऑन बाउंड्रीज, पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी स्टेट की जो बाउंड्री है उसको चेंज कर सकती है, अल्टरकेशन करना हो उसे ला सकती है। सेकंड है इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जो मैंने बताया था राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल, ये पावर किसके हाथ में होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, कि वो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को या चीफ मिनिस्टर को वहां से हटा सकती है। तीसरा है फाइनेंशियल पावर ऑफ पार्लियामेंट, कि अगर किसी भी मंत्री को, किसी भी मिनिस्टर को कोई भी अमाउंट, लमसम अमाउंट चाहिए होता है तो उससे पार्लियामेंट से मंजूरी लेनी जरूरी होती है। बात करें फोर्थ है गवर्नर्स ऑफ स्टेट, मैंने बताया था जो राज्यपाल हैं, जो राज्यों में राज्यपाल लगे होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट किसका पार्ट है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। फिफ्थ बात करें स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की एक स्पेशल पावर होती है, विशेष शक्ति होती है, जिसके तहत राज्यसभा क्या कर सकती है? कोई भी राज्य सूची का जो विषय होता है उसे संघ सूची या फिर सेंट्रल लिस्ट में रख सकती है। अगला बात करें ऑल इंडिया सर्विसेज की, इसमें क्या होता है जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, नौकरशाह होते हैं, ये क्या करते हैं? ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, लेकिन इनकी वर्किंग कहाँ होती है? स्टेट्स में होती है। अगला बात करें पार्लियामेंट कैन इम्पोज मिलिट्री रूल, जिसे बोलते हैं मार्शल लॉ। पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट किसी भी स्टेट में अगर स्थिति सही नहीं है, कंडीशन प्रॉपर नहीं है, पीसफुल कंडीशन नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? पार्लियामेंट उस एरिया में, उस कंसर्न स्टेट में मिलिट्री रूल जिसे बोलते हैं मार्शल लॉ लागू कर सकती है, जिसके कारण क्या हो जाएगा? वहां की सरकार रद्द हो जाएगी और वहां पे कौन राज करेगा? ओनली मिलिट्री के वहां पे ऑर्डर्स माने जाएंगे। ये कुछ प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए हैं, जिससे दिखता है कि शायद सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। अगला बात करें जो है हमारा लास्ट टॉपिक होगा स्पेशल पावर, जिसे बोलते हैं विशेष शक्ति। हमारे भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको स्पेशल पावर्स दी गई हैं, और उसमें एक एग्जांपल है अपना जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35 सब क्लॉज ए हुआ करता था। बात करें 370 क्या बताता था? 370 बताता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जम्मू कश्मीर में अगर कोई भी चेंज लेके आना है तो वो जम्मू कश्मीर की सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। प्लस सेकेंड 370 में ये भी बताते थे कि जम्मू कश्मीर जो है उसका अपना खुद का फ्लैग होगा, प्लस अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। 35A की बात करें, ये बताते थे कि जम्मू कश्मीरी के अलावा जम्मू कश्मीर में कोई भी ना जमीन ले सकता, ना वहां पे कोई काम कर सकता, और ना ही कॉलेज में कोई पढ़ा सकता। तो ये था आर्टिकल 370 और 35 सब क्लॉज ए। लेकिन याद रखना क्या होता है कि इस एक्ट को 5 अगस्त 2019 इस दिन को रिपील कर लिया जाता है, वापस ले लिया जाता है। तो ये थी वीडियो, और वीडियो को अंत करने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि ये मेरे हाथ में केटी एकेडमी द्वारा बनाए गए नोट्स हैं। अगर आप किसी को भी ये नोट्स चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे टेलीग्राम लिंक होगा, उस पर क्लिक करना, और उसी चैनल पे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर हमने जितनी भी अब तक वीडियोस बनाई हैं उसके नोट्स PDF फॉर्मेट में अवेलेबल करवा रखे हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो ये थी वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।